नमस्कार दोस्तों। अब आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डियर, फॉलो कीजिए एंड रिव्यूज़ देना मत भूलिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो डियर, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, तो लगाइए ये टेस्ट। सीटेट स्पेशल है। सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। गद्यांश मिलेगा, पद्यांश मिलेगा। तो डियर, देख लेते हैं एंड वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में फिल करना है। यहाँ से संबंधित पाठ होने चाहिए। ऑप्शन है विज्ञान, संस्कृति, साहित्य या ये सभी। तो डियर, इसका जो आंसर होगा वो बताइए कि जो भाषा है उसकी पाठ्यपुस्तक में किस टाइप के कौन से सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए। सो आंसर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, क्योंकि इसमें विज्ञान, संस्कृति, साहित्य सभी विषयों से संबंधित पाठ इसमें होने चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें उनके समाजीकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर ये केंद्रित होती हैं। सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। तो बताना है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो आंसर सही जो होगा, स्वाभाविक जो अभिव्यक्ति होती है और कल्पनाशीलता, कौशल जो होता है और सोच को विकसित करना, ये भाषा शिक्षण का, लैंग्वेज टीचिंग का एक महत्वपूर्ण ये उद्देश्य होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है मौखिक भाषा के आंकलन का सर्वोत्तम तरीका जो है। अगर आप मौखिक भाषा का आंकलन करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम तरीका अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत या किताब पढ़ना। तो डियर, मौखिक भाषा के आंकलन के लिए अनुभव बांटना दूसरों के साथ और बातचीत करना, इसे मौखिक भाषा के आंकलन का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आंकलन। ऑप्शन है केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है या मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। तो डियर, आंकलन जो आप करते हो तो ये भाषा जैसे हम सिखा रहे हैं, बच्चों ने कितना सीखा है, तो उसकी एक प्रक्रिया का ये अंग माना जाता है। तो डियर, सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने में बाधा नहीं है तो नहीं है पूछा है। सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देते रहना या लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। तो डियर, पढ़ने में बाधा नहीं है जो पूछा है, सारे नियम पहले से ही बता डालना, इससे तो कुछ वो समझेंगे नहीं। उच्चारण पर ही जोर देते रहना, ये भी गलत होगा। सटीकता पर ही जोर देते रहना, ये भी गलत है। लेकिन लिखी हुई चीज़ मीन्स अगर जो वर्ड लिखा है उसका अर्थ निकाल कर समझ कर पढ़ते हैं तो वो सही रहता है। तो ये पढ़ने में बाधा नहीं है, तो लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा शिक्षण में सहायक होता है। अत्यधिक अभ्यास कार्य शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करता है। भाषा की जटिलता छात्रों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है, या छात्र समृद्ध भाषा सीखने में समर्थ होते हैं। तो 36 का डियर जो आंसर सही होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समृद्ध भाषा परिवेश अगर उनको प्रोवाइड किया जाए तो भाषा शिक्षण में ये सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा डियर। भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। तो डियर, जो भाषा का अर्जन होता है वो अनुकरण द्वारा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर उसको अर्जित किया जाता है, ये भी सही है। और भाषा का विचारों से एक गहरा संबंध होता है, ये भी सही है। लेकिन सत्य नहीं है पूछा है कि भाषा में केवल जो केवल वाला जो वर्ड होता है ये नेगेटिव में होता है। डियर, थोड़ा इसको फोकस करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अगर नहीं आपको समझ आता तो केवल जो जिसमें आता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग सिखाना होता है उसको, तो ये बिल्कुल गलत है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का आधार है तो रिमाइंडल जो टीचिंग होता है इसका आधार क्या माना जाता है। ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, सिद्धांतिक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या पाठ्यपुस्तक परीक्षण। सो 38 का जो आंसर सही होगा वो होगा निदानात्मक परीक्षण।
ठीक है, क्योंकि शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य अपनाया जाता है तो वो उपचारी शिक्षण कहलाता है। और जो उपचारी शिक्षण का आधार माना जाता है वो निदानात्मक परीक्षण माना जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता ने पाठ पढ़ते समय अमूल्य को बहुमूल्य पढ़ा, इस प्रकार का भाषा प्रयोग किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन है, वह अक्षर पहचान की जगह अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, उसे शब्दों के मध्य सूक्ष्म अंतर का ज्ञान नहीं है, उसे वाचन का अभ्यास नहीं है, उसे उपसर्गों के प्रयोग का महत्व नहीं पता। तो 39 का जो आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा डियर, कि अमृता द्वारा जो अमूल्य को बहुमूल्य पढ़ती है तो उसको जो उनमें अंतर है, उनके शब्दों के बीच में जो सूक्ष्म अंतर है उसका ज्ञान उसको नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है, नीलम का यह प्रयोग सिद्ध करता है उसकी भाषा व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, वह सर्वनामों के प्रयोग में गलती करती है, उसे कारक की त्रुटियों का आधार नहीं है, अभ्यास नहीं है, सॉरी, उसे वह भाषा प्रयोग में बहुत लापरवाह है। तो डियर मेरे को तुमसे कुछ काम है, या ऐसे बोलते हैं ना जो मेरे को तुमसे काम है, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है, तो बताना है। तो 40 का जो सही आंसर होगा उसकी भाषा व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि उसको बोलना है मुझे तुमसे कुछ काम है। ठीक है, अगला है, भाषा शिक्षण में वर्णनापरक कार्य करवाना आवश्यक होता है। ऑप्शन है, छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास के लिए, या कक्षा की वृत्तियों को सही दिशा में लगाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, या कक्षा में प्रवेश से जुड़ने का अवसर देने में। तो डियर 41 का जो सही आंसर होगा, अगर उनको भाषा शिक्षण में वर्णात्मक मीन्स वर्ण डिस्क्रिप्शन जो वर्क करवाना जो होता है, तो उससे क्या होता है, बच्चों की जो इमेजिन पावर है, कल्पना शक्ति है, उसका विकास होता है, तो उसमें सहायक होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आंकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व पूछा है तो थोड़ा देख लेना। प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन या प्रश्नों के उत्तर लिखना। सबसे कम महत्व देंगे भाषा में आंकलन करते समय। सो 42 का जो आंसर सही होगा वो होगा परिचर्चा। ठीक है, परिचर्चा, भाषा में आंकलन करते समय परिचर्चा करना, तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया बताना है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, या विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो ये भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसका जो विषय होता है, प्रत्येक विषय वो भाषिक संरचना पर ये आधारित होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। द्वितीय भाषा के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य है बताना है। हिंदी लिखने में, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो फोर्थ होगा। दैनिक जीवन में, आपके डेली लाइफ में जो हिंदी समझने और बोलने की जो क्षमता होती है उसका विकास करना होता है, हिंदी सीखने का ये मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? ऑप्शन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। नहीं, बिल्कुल ये तो गलत बात है। बच्चे सवालों के बंदे बजाय जवाब न दें, बच्चे सवालों के बंदे बजाय जवाब दें, या संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो डियर इसमें जो पूछा है कि एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है भाषा की कक्षा में, तो 45 का सेकंड ऑप्शन सही होगा कि बच्चे सवालों के बंदे बजाय जवाब ना दें। मीन्स जैसे बंदे बजाय जवाब देते हैं कि टीचर जो कुछ पूछता है कि उसको सिर्फ एक लाइन में ही उनको बता देते हैं, आंसर कर देते हैं, तो मीन्स उसका रेक्टिफिकेशन वो ना करें, मीन्स समझ के उसको जवाब दे, अपनी भी जो उसकी थिंकिंग है उसको भी, जो भी उसके विचार होते हैं वो उसमें मीन्स इंक्रीज़ करे उसको, और बंदे बजाय जवाब ना देकर वो अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा वो बता देता, अच्छी डिस्क्रिप्शन वो दे सकता है। सो ये एक टीचर का मोटिव रहता है कि वो बच्चे जो हैं वो सवालों के बंदे बजाय जवाब ना दें। ओके, अब डियर हमारा गद्यांश है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। चलो, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक है।
इनमें बहुत योगदान नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग नहीं है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल इसका सहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अलफ वसंत बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचीलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आँख बंद कर चागमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। तो ये गद्यांश है। तो अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं डियर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लाहुली किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए 46 का जो सही आंसर होगा। तो डियर लाहुल के निवासियों को लाहुली कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है लाहुल और स्पीति के आपस में जुड़ने का माध्यम जो था, अभी हमने पढ़ा था इसमें, जो वायरलेस सेट है ये एक जुड़ने का इनका माध्यम था। और ठीक है, अगला है लाहुल स्पीति का भूगोल अलंघ्य क्यों है। तो क्यों था वो अलंघ्य, किसको लांघना मुश्किल था। 48 का भूगोल उसका अलंघ्य है क्योंकि यहाँ ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य बताना है। अगर पढ़ा होगा ना आपने, स्पीति हमेशा स्वतंत्र रहा है। शीत ऋतु में लाहुल स्पीति के बीच की दूरी तय करना असंभव है। स्पीति के लोगों ने हमेशा आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। डायनामाइट के विस्फोट से स्पीति के निवासी डर गए। सो 49 का कौन सा कथन सत्य होगा। सो 49 का डियर जो सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। स्पीति के लोगों ने हमेशा आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया, तो ये असत्य है। अगला है अप्रतिकार का अर्थ होता है। तो अप्रतिकार का जो अर्थ होता है बदला नहीं लेना, प्रतिकार का होता है बदला लेना। प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु की चर्चा नहीं की गई है, तो अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें ग्रीष्म ऋतु की चर्चा नहीं की गई है, शीत ऋतु की भी की गई है और वसंत ऋतु की भी की गई है। नेक्स्ट है असंभव शब्द में समास जो है, बहुव्रीहि समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। सो असंभव में जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, अव्ययी समास। अलंघ्य का तात्पर्य है, तो अभी मैंने आपको बताया था अलंघ्य जिसको बोलते हैं जिसे लांघा नहीं जा सके, ठीक है। अगला है स्पीति की स्वायत्तता और इसके संहार का कारण है, तो बताना है स्पीतवासियों का शांतिप्रिय होना, स्पीति का भूगोल, स्पीति का शानदार इतिहास या स्पीति का वैभव। सो 54 का जो सही आंसर होगा डियर वो बताना है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर जो इसको सही होगा स्पीति का भूगोल, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, तो अभी हमारा पद्यांश है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। सृजन की थकाल भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अभी तो पलक नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अधि लिखी ज्योत्सना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर की नींव का भी पता सृजन की थकान भूल जा देवता। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। तो असत्य इसमें जो है बताना है। इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है कवि ने आदर्शवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की है, कलाकार को थकान भूलकर पूरे उत्साह से पुनः निर्माण कार्य में
जुट जाना चाहिए। पद्यांश की भाषा में लक्षणा शक्ति नहीं है, भाषा में लात्मकता है। तो असत्य इसमें जो पूछा है, तो पद्यांश में लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि गद्यांश में कुछ शब्द सीधा अर्थ बोध न कराकर लक्षणा के आधार पर अर्थ बोध करा रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला है पद्यांश में प्रयुक्त शब्द अधबनी का अर्थ क्या है। तो अधबनी जो है, जैसे अधबनी, तो अध से होता है आधा बना हुआ, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है अपूर्ण। ठीक है, तो धारा को अभी आधा बना हुआ बताया गया है। सो सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अपूर्ण। अगला है कवि ने किसकी थकान भूलने को कहा है। तो 57 में थकान सृजन की थकान तो भूल जा देवता में कवि ने सृजनकर्ता को सृजन से हुई थकान को भूलने के लिए इसमें कहा है, क्योंकि सृजन का कार्य अभी बाकी है। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। ऑप्शन सही होगा सेकंड। ठीक है, कवि ने किसकी नींव के पत्ते की बात की है। तो ऑप्शन है सृजन, स्वर्ग, चांदनी, अधबनी। तो 58 में पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि सृजन की थकान को भूलकर कार्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी तो स्वर्ग की नींव का भी पता नहीं, तो स्वर्ग होगा वो। ठीक है, धरा कैसी अवस्था में पड़ी है। तो धरा को अधबना बताया गया है। तो इसका 59 का सही जो आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसको बताया गया है वो अधबना। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया है। अगला है कवि किसे थकान भूलने की ओर संकेत कर रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, आलसी व्यक्तियों को, कर्म प्रधान व्यक्तियों को, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्तियों को, इन सभी को। तो पद्यांश में कवि सृजन करने वाले कर्मशील जो व्यक्ति है उनकी चर्चा कर रहा है, जिसे वह थकान भूलकर कार्य करने के लिए कह रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो सही यही थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।